हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ कैप्टन प्रितपाल सिंह जी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे मिलने जाते हैं। ऐसे ही हम आज आपको मिलने आगे। सर, आपका जन्म कहाँ का है? मेरा जन्म है तहसील बाग, डिस्ट्रिक्ट पुंछ हुआ करता था 47 से पहले, जो अभी ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में है, वहाँ का मेरा जन्म है। सर, कुछ आपके पास यादें हैं उधर की? वो एरिया कैसा था? बिल्कुल अच्छी तरह यादें हैं, क्योंकि मेरे पिताजी थे पटवारी और वो काफ़ी एरिया पटवारी के अंडर हुआ करते थे, तो वो टूरों पर जाया करते थे। तो मैं छोटा सा हुआ करता था, 3 साल से लेकर वो मुझे साथ ले जाया करते थे। और एक मेरे चाचा जी थे जो कुछ चीफ इंजीनियर सरन सिंह, वो अभी है नहीं दुनिया में, उनको भी साथ ले जाया करते थे। इसलिए मुझे वो एरिया बड़ी डिटेल में देखने का मौका मिला, बहुत डिटेल में काफ़ी एरिया मैंने देखा और सलाखे का। और वो यादाश्त मेरे अभी तक है, अभी तक मुझे मेरे मौजूद है। जहाँ तक एरिया का तल्लुक़ है, बहुत ही खूबसूरत एरिया वो लगा, बहुत खूबसूरत। फल फ्रूट बहुत होते थे, आब वहा बहुत अच्छी, जंगल बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे। वहाँ पर मेजॉरिटी मोहम्मदन्स की थी, हिंदुओं से कम थे। लेकिन कभी ये फील नहीं हुआ हमें, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बड़ा प्यार से रहते थे। कोई गुरुद्वारा बने तो मोहम्मदन आ जाया करते थे, मस्जिद बनती है तो सिख हिंदू जाया करते थे। और वहाँ पर एक रवायत था, जब हम फसल काटते थे तो या जब बीजते थे तो उस वक्त हम सब इकट्ठे हो जाया करते थे, मुसलमान हो हिंदू। अगर फिर किसी हिंदू के घर में कोई काम हो रहा है जैसे खेती बाड़ी का, तो सब मोहम्मदन सिख सब वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे और फिर वो लगाते थे। फिर बड़ी सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि फिर हम वो सिंपल भोजन तैयार किया करते थे, सब इकट्ठे मिल के खाया करते थे। बड़ा प्यार था लोगों में, बड़ा इत्तेफाक था, बहुत खूबसूरत इलाका। इसमें यानी कि कोई ऐसा किस्म का फल नहीं था जो वहाँ ना हो। ये जैसे सेब हो गए, कुर्बानियाँ, अखरोट, समेले, बादाम, सब कुछ था उधर। और बहुत खूबसूरत वैली थी हमारा तहसील बाग, लोग भी बड़े अच्छे थे। सर, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? वहाँ से 1947 में यकदम अटैक हो गया। मैं छोटा सा था, 5 साढ़े 5 साल मेरी उम्र थी। तो ऊपर से लोग गोरखी यूनिट थे, उन्होंने कहा भागो, कबायली पहुँच के ऊपर अभी 1 किलोमीटर तक हैं, जो कुछ हाथ में है वो लेके निकल जाओ, जान बचाओ। तो मैं छोटा था, मेरे पिताजी घर नहीं थे, मेरा अंकल था मेरे से 4 साल बड़ा। हम वो तहसील बाग की तरफ भागना शुरू कर दिया। तहसील बाग तकरीबन हमारे गांव से कोई 3 किलोमीटर दूर था, उतराई में था। तो मैं उनके साथ भागना शुरू हो गया। तो ऊपर से गोलियां चलती थी, दरख्तों पर लगती थी, तो पीछे पीछे मेरे माता जी या पिताजी ये भी पीछे आते रहे। हम तहसील बाग में सब इकट्ठे हो गए बाग के अंदर। तो ये जितनी भी फौज थी टुकड़ियों में, कोई 10 आदमी कहीं को 20 आदमी कहीं को, क्योंकि फौज बहुत थोड़ी थी। लेकिन एक अक्लमंदी उन्होंने की कि जहाँ जहाँ से थे वो बाग के सारे इकट्ठे हो गए तहसील बाग में बीच में। और जितने रिफ्यूजी थे वो उस जगह आ गए। शाम का टाइम था, शाम तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। और फौज ने ये किया कि जो ट्रुप्स काफ़ी हो गए, तो एक होते थे हमारे मेजर मलूक सिंह जी, जिन्होंने हमें गाइड करके लाया। उनके लड़के यहाँ पर मेजर प्रीतम सिंह जी, यहाँ सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो बहुत बहादुर सोल्जर थे। मुझे प्राउड है उन लोगों पर कि उन्होंने हमें ऐसे नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि एक जगह हम रास्ते में, पठानों ने हमें घेर लिया, पानी पीने के लिए लोग रुके और काफ़ी उन्होंने वहाँ पर सिविलियन मारे। फौज हमारी आगे थी लेकिन वो पीछे आई, पीछे आके उन्होंने घेराबंदी तोड़ी और वहाँ से हमें निकाला। बहुत बड़े बहादुर फौजी थे, बड़े हमदर्द, अच्छे लोग थे। मुझे याद है कि मैं माँ बाप से बिछड़ गया वहाँ पर, 5 साल 4 साल उम्र थी, रात का टाइम था। तो एक सोल्जर ने, क्योंकि जंगल में कैसे में चलता, उसने मुझे उठा के कोई तकरीबन 300-400 गज ले गया ऊपर पहाड़ी के ऊपर, वहाँ छोड़ा। ऐसे अच्छे लोग थे वो उस वक्त के। सर, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? जब हम जम्मू आ गए तो जम्मू आके बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। पिताजी पटवारी थे, बड़ी ऐश वैशरत की छोटी उम्र में, यहाँ आके उजड़ गए, सब कुछ वहाँ रह गया। मेरी माताजी के पास 1 साल था, कुछ नहीं था, और था ही कुछ नहीं। तो आपको पता है एक जगह से उजड़ के दूसरी जगह हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी बाग जो है, ये यहाँ पर कैंप लगा, एक नगरोटे में लगा, कुछ लोग नगरोटे चले गए। तो मेरे पिताजी यहाँ स्टोर मैन बन गए कैंप के।
तो ये इस जगह पर हम रहे। और को किस्मत अच्छी थी हमारी, मेरे पिताजी के मामे थे, उन्होंने मकान लिया हुआ था पीर मिठे में, तो हमें एक कमरा उन्होंने दे दिया। हम कैंप में नहीं रहे, लेकिन कैंप में एंट्री हमारी ज़रूर थी। तो वहाँ जाके मैंने तकरीबन कोई 5.5 या 6 साल की उम्र में जाके एक खालसा स्कूल हुआ करता था पीर मिठे पुरानी मंडी से नीचे, 8वीं क्लास तक था, प्राइवेट स्कूल। तो उस स्कूल में मैंने दाखिला लिया 1900 मेरा ख्याल 48 के बीच में लिया था। तो वहाँ से स्टडी शुरू की हमने। तो सर फिर ये आप आर्मी में कैप्टन कैसे बने? मैं बताता हूँ आप। एक्चुअली मेरे चाचा जी जो थे, जो चीफ इंजीनियर जिनकी मैं बात करता हूँ, और दूसरे मेरे डायरेक्टर रिटायर हुए थे हरबंस सिंह जी, ये दोनों बहुत मेहनती थे। मुझे याद है अच्छी तरह, हमारे उस वक्त बिजली नहीं होती थी, गरीबी थी, बिजली कहाँ से लगानी थी, ये जम्मू की बिजली जो होती थी यही मिलती थी। तो मेरे चाचा जी जो चीफ इंजीनियर बिजली से रिटायर हुए, वो बाहर गली के अंदर जो बल्ब होता है ना, गली के अंदर बल्ब, रात को उसमें पढ़ा करते थे। बाद में उनके 85% से ऊपर मार्क आए उन दिनों, आज तो 100 से 100 लेते हैं। जब उनका इंटरव्यू हुआ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और नेचुरली वो नंबर देख के तो हैरान ही हो गया। उनको सीट मिली सिंदरी में। जब मेरे चाचे मेहनती थे तो हम उनको देखा करते थे, भाई हमारे चाचे बड़ी मेहनत करते, तो हमें भी शौक़ पड़ा, हमें कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने। लेकिन गरीबी बड़ी थी, आमदन का कोई ज़रिया नहीं था, कोई नौकरियां नहीं थी। मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में लग गए, ठीक है ना जी। पैसे की बहुत किल्लत थी, हमें ही नहीं बल्कि जितने भी उस वक्त रिफ्यूजी आए थे, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ज़िंदगी पास की। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं चाहे भीख मांगूँ तुमको पढ़ाऊँगा। कुछ लोगों ने अपने लड़के कंडक्टर बना दिए, कोई ड्राइवर बना दिए, कोई कहीं नहीं। हमारे पिताजी ने कहा तुम पढ़ो, जैसे भी हो सकता पढ़ो। तो स्लोली सी गरीबी में हम पढ़ते रहे। मुझे याद है जब मैं इंटरमीडिएट में चढ़ा तो हमारे घर के अंदर छोटे 3-4 कमरे थे, फैमिली बहुत बड़ी, कहाँ पढ़ूँ मैं। तो मैं कब्रिस्तान में जाके पढ़ा करता था, या रामनगर है वो आपने देखा होगा, अंदू का स्कूल वगैरह। हमने किताबें लेनी, बोरी उठानी, वहाँ जाके पढ़ाई करना। शौक़ था दिल में बड़ा लगन कि इंजीनियर बनूँगा, ठीक है जनाब। लेकिन किस्मत अपनी अपनी होती है। उन दिनों जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तो मुझे सीट मिल गई त्रिवेंद्रम में, केरला में। वहाँ गया, जाके मैंने देखा हालात। मेरे चाचा जी कहने लगे भाई इमरजेंसी लग गई है, चाइना ने अटैक कर दिया था 62 में, तू भी कुछ ट्राई कर ले फ़ौज में। मैंने चाचा जी को बोला फ़ौज का मुझे आइडिया ही कुछ नहीं, और उस वक्त मेरा वज़न क्या था आप हैरान होंगे, 58.5 किलो वज़न पता। मुझे कौन लेगा भाई फ़ौज में। कहते ट्राई तो करो भाई, कौन से पकड़ लेंगे तुझे। लेकिन किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं आपको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, मेरी शुरू से आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है वो बता देता हूँ। वही मेरे काम आई इंटरव्यू में, जो मेरे से पूछते रहे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इधर उधर की बात नहीं की। तो जब रिज़ल्ट निकला, आई वॉज सिलेक्टेड, आई वॉज शॉक्ड, आई एम सिलेक्टेड। बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े पंजाब के जवान और कोई इंस्पेक्टर को गए। हमारे 45 बैच में से सिर्फ 3 लड़के सेलेक्ट हुए थे। तो फिर मैं ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गई। 1964 में मुझे कमीशन मिला एज ए लड़वा। मेरी पोस्टिंग हुई ग्वालियर में, जैक राइफल सेंटर में। वहाँ काफ़ी अफसर चले गए उसे, ये 65 की बात कर रहा हूँ, अगस्त के महीने की। तो यहाँ तो ऐसे मुझे फ़ौज की सर्विस मिली जैक राइफल में। और उसके बाद आपको पता होगा 1965 में यकदम सडन अटैक कर दिया पाकिस्तान ने जी, ठीक है। उस वक्त हम यंगस्टर वहाँ पर थे, ग्वालियर में काफ़ी यंगस्टर थे। यकदम सब यंगस्टर्स की पोस्टिंग हो गई, कोई किसी रेजिमेंट में, कोई किसी रेजिमेंट में, कोई किसी, यकदम इमीडिएटली। और मेरी 4 जैक राइफल में पोस्टिंग हुई, जो यहाँ पर थी, विजयपुर है ना, विजयपुर से रामगढ़ का इलाका, वो इससे हमने चिंडा तक अटैक किया था। ये सियालकोट सेक्टर ही गिना जाता है, लेकिन इस साइड से। तो दूसरे दिन ही, उसी दिन हम शाम को गाड़ी पकड़ी, यहाँ आए, सामने से हमने हथियार लिए और लड़ाई में शामिल हो गए। यहाँ से हमने किया, तो सेकंड लेफ्टिनेंट था मैं उस वक्त, कोई तजर्बा नहीं था लड़ाई का। और पहला अटैक जब किया तो हमने कभी सोचा था कि हम कहाँ बचेंगे इस फायरिंग में, तो खाने का फायर हो रहा है, तजर्बा नहीं ना था। लेकिन जब पहला अटैक किया
हमारा चारवा में हमने पहले अटैक किया था, चारवा पिंड है इधर, तो वहाँ हम जीत गए। फिर हमें कुछ थोड़ा तजर्बा हुआ कि ये बम शम जो है इनसे इतने जल्दी नहीं मरता आदमी जब तक ये पूरी प्रिकॉशंस ले ले। तो फिर वहाँ से हम चौबारा गए, मंडियाला गए, अलर स्टेशन गए, चुंडा हमारा अटैक जो है उसके बाद वो सीज़ फायर हो गया। तो फिर हम पीछे चौबारा में आ गए थे। ये लड़ाई की बात मैं बता रहा हूँ। सर कोई ऐसा यादगार मोमेंट, क्योंकि आप तो बिल्कुल उस समय नए थे, आपने कभी ऐसा फोरफ्रंट देखा नहीं था, कोई यादगार मोमेंट जंग का? एक्चुअली जंग का कोई तजर्बा ही कोई और होता है। जिसने पहले लड़ाई ना देखी हुई वो तो नेचुरली ये सोचेगा भाई इस साल हंगामे का कहाँ बचेंगे हम। टैंक चल रहे हैं दोनों तरफ से, धड़ाधड़ फायर, आर्टी फायर, टैंक फायर, ऊपर से एयरफोर्स फायर, छोटा फायर। तो हम सोचते थे भाई कहाँ बचेंगे ये तो इसमें मरेंगे मेरे। लेकिन ये मेरा तजर्बा है कि लड़ाई के अंदर जितना हंगामा होता है, अगर प्रिकॉशन लेके चले, लाइंग पोजीशन ले ले, क्योंकि जब बम नीचे गिरता है तो फटने के बाद वो ऐसे स्प्लिंटर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। तो अगर आप लेट गए टाइम से तो वो आपको स्प्लिंटर डैमेज नहीं कर सकते। बाकी रह गया जो इन्फेंट्री फायरिंग करती है वो एम लेके तो कर नहीं सकती, क्योंकि तोफखान का फेरा का वैसे आंखें बंद की चल रहा है, किसको लग रही है किसको नहीं लग रही, मेरी गोली लग रही है, इनकी लग रही है, किसको लग रही है, ये कुछ पता नहीं चलता। हाँ कि अगर कोई शेल से मर जाए तो वो पता लग जाता है, क्योंकि शेल का जो स्प्लिंटर है ना वो काफ़ी पोर्शन काट देता है। तो दूसरी लड़ाई के बीच में मुझे कोई फील नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने चौबारा, मंडियाला, अल्डर स्टेशन, फिर चुंडे तक हमने हटा। मेरे कंपनी कमांडर हुआ करते थे मेजर मेरी कंपनी सिखों की थी। आप हैरान होंगे कि मेरे जो सीनियर सूबेदार था, मैं आपको उसकी भी इंट्रोडक्शन दे दूँ, वो उसका नाम था अशोक चक्र था उसके पास, वो सुंदर सिंह नाम था सूबेदार। उसने आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान पहला आदमी था जिसने अशोक चक्र लिया सैनीवाला में, 4 जैक राइफल में। उस वक्त लाइसनेक था। अगर उसको आप देखते तो सोचते थे ये फौजी के काबिल है। मुझे भी यहाँ आता था, लेकिन इतना दलेर, कहते हैं ना शरीर से दलेरी नहीं होती, जैसे शिवाजी मराठा क्या था, वो इतना बहादुर था। मैं बोलता था सूबेदार साहब वो तो पठान ऐसे नीचे दबा के मार देंगे, कहते मार देंगे, मैं गले से पकड़ लूँगा चित्रे के तरह। इतना दलेर वो था। वो अभी मरा है, 2 साल हो गए। सुंदर सिंह नशहरे के रहने वाला था। ऐसे बहादुर जैसे मेरे साथ थे। जब हमने चुंडा पर अटैक किया, हमारा एक तारा सिंह जी नायब सूबेदार होते थे, उनको स्प्लिंटर लगा, उनका ये थाई जो है ये उड़ गई। इतने दूर तक तो चलते रहे। मेरे कंपनी कमांडर का पीछे रोक कर, नहीं साहब पिछले के नहीं मरना, आगे चलें। आगे जाके गिर गया शुगर के बाद, क्योंकि ये दौड़ गई थी। फिर हमने उसे पकड़ी छकड़ी करके यहाँ बांधा। उन्होंने कहा साहब मर जाता तो चंगा था, क्यों पीछे भेज रहे हो। वो अभी मरा, उसके 2-3 साल हुए। बड़े बहादुर ट्रुप से, चाहे वो डोगरे थे चाहे वो सिख थे, बहुत बहादुर ट्रुप से। मेरी 4 जैक राइफल की ये बड़े बहादुर जवान थे। और मेरे साथ 3rd फॉर GR भी थी गुरखास, वो भी बहुत बहादुर हैं। और एक 14 राजपूत थी, वो बड़े बड़े लंबे 6 फुट 3 इंच लंबे जवान। तो एक्चुअली चुंडा भी हमने जीत लेना था, वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में गलती हो गई। लड़ाई में हो जाता है। अगर हम पूरे टाइम से तोफखाने वाले और ये क्या कहते हैं आर्मड वाले, इन्फेंट्री, तीनों टाइम पर निकल जाएं फिर सक्सेसफुल। अगर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो पीछे उन्होंने फायर खोल लेना टाइम पर। वो बम दुश्मन पर पड़ने की बजाय अपने पर ही पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो चुंडा अटैक जो फेल हो गया थोड़ा इसी वजह से वो, लेकिन दूसरे दिन सीज फायर हो गया था। उसके बाद हम थोड़ा देर उधर रहे, 6 साल। फिर हम मेरी बटालियन मूव करके रुड़की आ गई, मैं रुड़की में रहा। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई 13 जैक राइफल हैदराबाद में, न्यूली रेज बटालियन थी, तो उसमें मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर मैं उस बटालियन में रहा, वहाँ से 1 साल तकरीबन मैं हैदराबाद में रही, गोलकुंडा में। फिर मेरी बटालियन मिसामरी मूव करके चली गई हमारी उस इलाके में, असम के इलाके में। तो उस इलाके में जाके वहाँ मैं कैप्टन बन गया। जाते ही इतनी एक्सरसाइज इन्फेंट्री वालों के लिए बहुत टफ लाइफ होती है हमारी। गाड़ियाँ खाली चलती रहती हैं, हमको पैदल चलाया जाता है, पिट्ठू उठा के 36 किलो का वज़न का या 34-35 का हम पैदल चलते हैं। गाड़ियाँ
खाली चले गए, क्योंकि ये इन्फेंट्री सोल्जर है, जब तक टफ नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे, ठीक है ना। तो वहाँ जाके हमें बहुत एक्सरसाइजें की। ऐसा इलाका आसाम का कभी आपको शायद भगवान करे मौका मिले, बहुत ही जंगल वाला इलाका है। वहाँ डिमडैम होती हैं, ये वो क्या कहते हैं, वो लीचियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीच बहुत होती है। वो हाथी, अजगर, बड़े जंगल, घने घने जंगल हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि जब मुझे मौका मिला ऊपर एक्सरसाइज करने का, बामडीला गच्छम के ऊपर में हम पेट्रोलिंग जाया करते थे, तो मुझे उन दिनों में इतनी लंबी बैनट हुआ करती थी, आज तो छोटी हो गई है ना, वो बर्फ़ में मुझे बैनट मिली एक बड़ी ऊपर पहाड़ी पर। वहाँ पर गाँव में वो लोग रहा करते थे। मैंने कहता ये सोल्जर आपके यहाँ से इस एरिया से भाग के आए थे, कहीं यहाँ मर गए बेचारे, तो उनकी राइफलें शेफलें अभी भी वो बड़ी हुई हैं, वो मैंने जमा कराई थी आके। तो उस एरिया को देख के मैं सोचता हूँ, कभी कभी आपको अपने में जज्बात बताता हूँ। उस वक्त तो तजर्बा नहीं था, उम्र छोटी थी, लेकिन अब तो मैं उम्र वाला हो गया ना। मैं सोचता हूँ कितनी बदकिस्मती है हमारी उन सोल्जर्स की, जो 62 की लड़ाई में, मैं कहना नहीं चाहता ये अल्फाज, इस क्या बोलूँ मैं, लफ्ज़ मेरे पास है नहीं, कि इस ढंग से मरे। वो दुश्मन ने तो मारे ही मारे, जो बच के आ गए वो जंगलों में ही खप गए, क्योंकि जंगलों में ना कोई खाने के लिए, उन जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा। ये इन जंगलों की तरह नहीं है कि आपको सेब मिल जाएंगे, बगु गोशा मिल जाएगा, कोई ना कोई मिलेगा। वो बड़े उजाड़ जंगल हैं, वहाँ का पानी नहीं पी सकते, पानी पिएंगे पेट पकड़ा जाएगा, आप समझें। उन जंगलों में जब हम आए, हमने देखा भाई वो कितने बदकिस्मत सोल्जर से 10-10 किलोमीटर की दूरी पर 10-10, 12 आदमी बैठाए हुए, आप समझे। मुझे दुख नहीं होगा, मैं बड़े आपको फ़ख्र से कहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट रहा मैं जी, काफ़ी देर रहा, राष्ट्रीय सिख संगत का मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज रहा, सोशल में मेरे वर्कर रहे, गुरुद्वारों का मैं सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह में सोशल मेरे काम रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में भी रहा। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, बेशक सुनने वाले सुनेंगे, हमारे मुल्क की भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी पहला प्राइम मिनिस्टर बना हिंदुस्तान का। ये बदकिस्मती उस वक्त के लोगों की भी, आने वाले जनरेशन की भी। क्यों कि जब हम ताज़े आज़ाद हुए थे, मैं तो बच्चा था 5.5-6 साल का, सुना करता था राम राज आएगा। क्या आएगा? राम राज आएगा। हम तो बड़े खुश थे, फिर राम राज आएगा। ठीक है, इस नेहरू ने इतनी करप्शन कर दी, मैं बता दूँ, मैं कहा पॉलिटिकल भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा, इस नेहरू की वजह से हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। आप पूछेंगे कैसे? जब 1947 से पहले मुस्लिम लीग के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच में थे, गांधी बीच में था, इन्होंने एग्रीमेंट किया मोहम्मद अली जिन्ना से। क्या एग्रीमेंट हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, हम अलग मुल्क नहीं लेंगे, हमारी कंडीशंस हैं। एक तो पॉपुलेशन के लिहाज से हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, दूसरा होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर आपका ही होगा, ठीक है, बाकी आबादी के लिहाज से हमें सीटें मिलनी चाहिए। ये नेहरू उस वक्त सब मान गए। कुछ देर के बाद आपको याद होगा मौलाना आज़ाद ही प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस के, जब वो बदल गए, इन्होंने कहा था कि पटेल को बनाओ प्रेसिडेंट। ये नेहरू बहुत होशियार कुर्क आदमी था, चालाक आदमी था, इसने गांधी को हाथ में ले लिया। आप समझे मेरी बात? अल्टीमेटली प्रेसिडेंट किसको बनाया? नेहरू को। अब यूँ ही नेहरू प्रेसिडेंट बना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पब्लिक में जानी चाहिए। आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं पता इन चीज़ों का, कि मेरा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, उसमें पॉपुलेशन या जात पात या मज़हब के लिहाज से सीटें नहीं दी जाएंगी, ओपन इलेक्शन होगी, जो आएगा वो आएगा। बस इसका इतना कहना था। तो मुस्लिम लीग बढ़ गई, अलीगढ़ में शुरू हो गए नारे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, तोड़ फोड़ तबाही। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट बंगाल में हुआ। आप भी सुन लो बेटा, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, एलोब्रेट भी कर सकते हैं बाद में। इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा? बंगाल में। बंगाल में कत्लोगात शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान, उधर मोहम्मदन्स की भी तो आपको पता बड़ी पॉपुलेशन है उस एरिए। तो यहाँ से गांधी जी उठे, वहाँ जाके भूख हड़ताल रख ली। इसके पास तो और कोई था नहीं, ठीक है, भूख हड़ताल रख ली। चलो उधर ठंडा हुआ तो दिल्ली में शुरू किया कत्लोगात।
मस्जिदें छन्नी शुरू हो गई, मंदिर जलने शुरू हो गए। उन दिनों डीसी होता था कपूर सिंह सरदार जी थे, ठीक है। फ़ौरन गांधी यहाँ आया, भाई कंट्रोल करो। डीसी ने करना ही होता कंट्रोल। उन्होंने कहा जो मस्जिद जली है वो हिंदू बनाएंगे, जो मंदिर जला है वो मुसलमान बनाएंगे, जो मुसलमान यहाँ से चले गए उनको वापस बुलाओ। तो कपूर सिंह ने कहा भाई मैं ये काम तो मैं करा लूँगा, उनको वापस मैं कैसे बुलाऊँगा, यहाँ से चले गए। आप समझिए मेरी बात। तो वो होना क्या था, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग तो बढ़ गई। उन्होंने क्या कि हम लेके ही छोड़ेंगे पाकिस्तान, नहीं करेंगे, मुल्क में डिस्टर्बेंस होगी। बाद में पता नहीं आपको पता होगा या नहीं होगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 आदमियों को बुलाया, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह जो हमारा सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 मजबूम के रील। वहाँ पर पूछा गया मोहम्मद अली जिन्ना से कि भाई आप पाकिस्तान चाहते हो? कहते हम रहते हैं जी, हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये अभी आज़ादी हुई नहीं, अभी ऐसा कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, हमें अपना पाकिस्तान अलग चाहिए। ठीक है, ये चले गए। मैं आपको कुर्बानी बताता हूँ, ये नहीं कि मैं सिख हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम शुरू से कुर्बानियाँ करते आ रहे हैं। बलदेव सिंह को पूछा उसने बैठा के, तुम बैठो भाई, क्योंकि सिखों का रिप्रेजेंट वो था, तुम क्या चाहते हो, खालिस्तान ले लो, तुम लोगों ने बहुत शहीदियाँ दी है। हम नहीं लेंगे, हम इकट्ठे ही रहेंगे। वो आ गया। अब मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला कि बलदेव सिंह मना कर गया, उसने मास्टर तारा सिंह को पकड़ा। नाम सुना है मास्टर तारा सिंह का? सिखों को बहुत बड़ा लीडर था। उन्होंने कहा इसको एक्सप्लॉइट कर दूँ, रिलीजियस हेड है। मास्टर भी उसकी पहली पोस्टें जो थी ना, ये पहला सिख ये बना हुआ था जी, तो ब्राह्मण था वो। उसने कहा मोहम्मद साहब, अली साहब, हम हिंदू से इकट्ठे रह रहेंगे। उन्होंने कहा ये पंजाब, ये मेरे वाला पंजाब है और जो हिंदुस्तान का पंजाब, ये सब तुम्हारा, तुम अपनी 33% फौज मुझे दे दो, ठीक है। मैं कहाँ तक आगे बढ़ जाऊँगा वो मेरा काम रहा, यूपी में ले लूँगा, मध्य प्रदेश, जोधपुर की स्टेट वगैरह। तो ये जो पंजाब जितना है पाकिस्तान का, ये सारा मेरा, ये जिसमें आजकल हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, ये खालिस्तान। लाहौर में तुम्हें कैपिटल देता हूँ, मैं कहाँ बनाऊँगा, ये मेरी बात है, मास्टर जी मान जाओ। मास्टर नहीं माना। मास्टर ने पता क्या किया, 14 अगस्त को, अब ये नहीं ना बताते हिस्ट्री, जब पाकिस्तान का झंडा करा, मास्टर तारा सिंह ने तलवार निकाली और झंडा काटा था। उस झंडे काटने का सिख कौम को कितना नुकसान हुआ पता आपको? मैं बताता हूँ। जिस दिन काटा तो आग भड़क गई। जो लाहौर में या उधर पाकिस्तान में सिख थे, उन्होंने कहा ये सिख कैसे, तो उन्होंने सिखों को, हिंदू को नहीं, सिखों को कत्ल करना शुरू किया। इतने कत्ल किए क्या मैं बताऊँ आपको, यानी ट्रेन भर भर के लाशों के, औरतों के बाजू कटे हुए, ये कटे हुए भर के भेजी उन्होंने लाहौर से अमृतसर। तब तक हमारा कैरेक्टर देखो सिख कौम का, किसी एक मुसलमान को भी हाथ नहीं लगाया था पंजाब में, एक को भी। जब ये गाड़ी भर के आई, लाशों की देखा उन्होंने, औरतों के कटे हुए, ये बड़ा कुछ, यहाँ पर लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, लाट डाटे। उस वक्त फिर सिखों ने पंजाब के अंदर कत्लवार शुरू की। पहले नहीं हुई, पहले बिल्कुल नहीं हुई। और अभी आपको पता होगा कि मलेर कोटला के जो मोहम्मदन रहे हैं, लिया रखते बच्चे लिया वे, मलेर कोटला के किसी के चिड़ी के बच्चे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। एक चैन मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम के अंदर गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसी स्पिरिट बढ़ी हुई है, या गुरु नानक ने, कि मानस की जात सब है, एक को पहचानो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम सब क्या हैं, इंसान हैं, अपने अपने तरीके से उस परमात्मा को याद करते हैं। ये हमें उन्होंने सिखा दी, ठीक है ना। तो आप देखिए कि मलेर कोटे के चिड़ी का बच्चा भी नुकसान नहीं हुआ। आज तक मलेर कोटे का एक MLA वगैरह ज़रूर दिया जाता है, ठीक है जी। अब वो जब इसने मास्टर ने एक बात की, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर बताता हूँ, आप पब्लिक में खूब जाना चाहिए कि जिसको नेहरू को ये कहते हैं बाप, क्या कहते हैं, बाप चाचा कहते हैं, ये चाचा का ये तो भतीजा बनने के काबिल भी नहीं था। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया इस फैमिली ने, इसने इंदिरा ने, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक चीज़ की मास्टर ने कि मास्टर जी ये जिन्ना ऐसा कहता था, मैंने वो कर दिया, चलो तलवार से मैंने झंडा काट लिया, जज्बात में सिखों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक बात करना कि मुझे पंजाबी सूबा दे देना। सूबे आप कितने सूबे हैं इस वक्त? 2200 भी सूबे ना।
उन्होंने कहा मुझे पंजाबी सूबा दे देना ताकि मेरी पंजाबी तरक्की। ओ मास्टर जी, सारा हिंदुस्तान आपका, क्या करते हो आप, ये कौन सी बड़ी बात है। और देखिए, जो ही आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बना, मास्टर तारा सिंह ने टिल लगाई कि मुझे भाई पंजाबी सूबा था। कितनी एजिटेशनें हुई, कितने कत्लोगात, कितने सिख मरे, ये कोई बताता नहीं है। इसने नहीं दिया पंजाबी सूबा, नहीं दिया नेहरू ने, ठीक है। नेहरू मर गया, शास्त्री जी आए, उन्होंने देखा कि 65 की लड़ाई में सिखों ने बड़ा बहादुरी से लड़ा। वो बहुत नेक आदमी था शास्त्री में, उनको मिलने का मौका मिला रुड़की में, ईमानदार बहुत ही। वो अगर रहता ना 10 साल तो मुल्क की किस्मत बदल जानी थी। शास्त्री जी ने कहा कि सिखों ने कुर्बानी की हुई, इसमें कोई शक नहीं, हम पंजाबी सूबा देंगे। लेकिन फिर बदकिस्मती मुल्क की, ये जो है शास्त्री जी मरे नहीं। अरे एक प्राइम मिनिस्टर मरे, उसका पोस्टमार्टम भी ना हो। प्राइम मिनिस्टर मरे तो उसका पता ही नहीं कैसे मरा है, दबा दिया ना, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं थी बेचारे की, फैमिली को पूछने वाला नहीं था। उसका पूरा शरीर नीला हो गया। कैसे नीला हो गया? वेजिटेरियन, हरी सब्ज़ी खाने वाला बंदा कैसे मर गया भाई, ठीक है। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन है सच्चाई है। ऊपर ने दिया, क्यों नहीं बताया पब्लिक को शास्त्री जी की कैसे मौत हुई हो, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और बदकिस्मती फिर हमारे मुल्क की दोबारा कि ये इंदिरा प्राइम मिनिस्टर बन गई। और इंदिरा की करतूतें बताऊँ मैं आपको, और इस ख़ानदान की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पाकिस्तान से मत डरो, ये हिंदी चीनी भाई भाई जो कह रहा है, इसने तिब्बत को तो हड़प कर दिया हैं। आपको पता होगा 1954 या 55 में किया था। उन्होंने कहा इससे बच के रहो और फौज अपनी तैयार करो। फौज वही पुरानी बंदूक 303 वाली, ठक ठक, अरे 100 गोली चलाओगे आका मुंडा रह जाएगा, धक्का देती है पीछे को। मैंने भी चलाई, 65 की लड़ाई तक रही वो हमारे पास। ऐसे एक करके एक चलाओ, उनके पास ऑटोमेटिक, एक बोस और 10 आदमी, अमनीशन पूरा नहीं। आपने कभी सूबेदार जोगिंदर सिंह का नाम सुना, पंजाब रेजिमेंट वाला? सर मैं नहीं सुना। वो परमवीर चक्र है। 33 आदमी सामने आ गए, कट से कट 600-700 आ गई फौज 33 आदमी के ऊपर। अब जब आखिरला राउंड ही ख़त्म हो गया, वो किससे लड़े भाई, अमनीशन भी नहीं है, 3 से लड़ते। उसने सबको बोला कोई भागेगा नहीं और कोई कैदी नहीं बनेगा, हम बाहर शहीद होंगे, लड़के शहीद होंगे। 33 के 33 आदमी शहीद हो गए। कभी नेहरू ने एलोबरेट किया, बताया कि ये भी कोई था? नहीं किया। मैं आपको सच कहूँ, ये बड़ी जुनूनी फैमिली है, बहुत जुनूनी। इनकी बैकग्राउंड और इनके दादे परदादे कौन थे। इंदिरा आई, मैं ECS था। देखो 5-6 साल की सर्विस के दौरान एक लड़ाई लड़ी, कोर्स किए 5-6, कंपनी कमांडर किया, एजुटेंट किया, एक्सरसाइजें की है। इस इंदिरा गांधी ने हमारे इमरजेंसी के 75% अफसर बाहर निकाल दिए, 75%, 7,500 अफसर बाहर निकाल दिया। 2,500 वो रहे जिनके कोई जनरल थे, कोई कर्नल थे, जिनकी कोई सिफारिशें थी। तो हमारा कौन था? बाहर आ गए, फ्यूचर तबाह, 6 साल सर्विस, उम्र ऊपर हो गई, इंजीनियर का किया नहीं, अब बाहर आके ठोकरें खाने लगे। फिर मैंने बड़े, मेरे पिताजी ने दौड़ की BSF ज्वाइन की मैंने। 18 BSF थी। मैं अगर लंबा चौड़ा ना करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 BSF कमांडो बटालियन थी। तो मैंने कमांडो कोर्स अच्छा किया हुआ था, मेरी पोस्टिंग उस कर दी, नागौर राजस्थान एक जगह है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। मैं चला गया, जाते ही CO मेरा आर्मी का था, उसने मुझे कंपनी कमांड दे दी, इको कंपनी मुझे दे दी कमांड करने के लिए। कमांड करता रहा मैं। वो कमांडो बटालियन थी, कभी कोई एक्सरसाइज, कभी किधर कभी किधर, कमांडो को रगड़ते बहुत ज़्यादा हैं। मैं शॉर्टकट आपसे बात करूं कि 1971 25 मार्च को, आपको अगर पता हो तो, रिवोल्ट हो गया। कहाँ? बांग्लादेश में रिवोल्ट हो गया। हम बैठे हुए शाम को तकरीबन 11-12 बजे मेरा CHM दौड़ता आया, मुझे पता ही नहीं, मैं कंपनी कमांडर। कहता साहब जी सामान पैक करो जल्दी जल्दी। मैं को क्या हो गया, आग लगी, क्या हो गया? अभी हम आए थे सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन करा के, इंदिरा की, बिहार से, बंगाल से, उनकी मिड टर्म इलेक्शन करके 10 दिन सिर्फ हुए थे नागौर में। मैं क्या हो गया? कहता साहब कुछ नहीं पता। अच्छी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट मूवमेंट,
हमें कोई पता नहीं कि बांग्लादेश में गड़बड़ है, हम सोचे मुल्क में हो गया होगा। वहाँ से हम भाई एयर जाके कलकत्ते में उतरे। कलकत्ते के बाद हम बैरकपुर एक जगह है, वो हमारे BSF का हेडक्वार्टर, वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके हमें पता चला कि ये गड़बड़ हो गई बांग्लादेश में। एक दिन में भुट्टो ने 2.5 लाख से ज़्यादा आदमी मार दिया था ढाका में, ठीक है। ब्रीफिंग हुई, लंच हुआ, गाड़ियाँ पकड़ी और बनगाउन 24 पर कनास, इसमें वो जसोर सेक्टर गिना जाता, वहाँ हमारी बटालियन। बॉर्डर खाली पड़े, कोई नहीं उनका, क्योंकि वो रेंजर बागी हो गए। 20-20 किलोमीटर का कोई है ही नहीं, ठीक है। वहाँ तकरीबन 8 महीने मैंने कंपनी कमांड की, इको कंपनी, और मोस्टली मेरी कंपनी आगे रहती थी, क्योंकि CEO को पता था ये सिंसियर आदमी है, जो कहूँगा वो करेगा। 8 महीने। तो 22 अक्टूबर को मेरी शादी होनी थी, CEO ने मुझे छुट्टी दे दी कंडीशनल, कि भाई एमरजेंसी पड़ी, फट वापस आ जाना। खैर 22 अक्टूबर को मैं शादी करके श्रीनगर गया, उधमपुर आया था, मेरे अंकल हुआ करते थे स्वर्ण से, मुझे टेलीग्राम आ गई कि नागौर पहुँचो। मेरी बटालियन वहाँ से मूव करके वापस नागौर आ गई। तो मैं दूसरी शाम को ही गाड़ी पकड़ी, से मैं नागौर पहुँच गया, ठीक है। ये नवंबर के महीने की बात है। नवंबर ख़त्म होते ही आप सबको मालूम होगा, ये दिन हम नहीं भूल सकते, 3 दिसंबर यकदम जितने हमारे एयरपोर्ट थे सबके ऊपर पाकिस्तान ने सडन अटैक कर दिया, सब एयरपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। जनरल नारा जा भी बेटा करो, बस यकदम ऑर्डर आ गया हमें, ठीक है। दिन के वक्त शाम को हम 8 बजे चले, गाड़ियाँ पकड़ी, सुबह जैसलमेर, नाम तो सुना होगा आपने, लोंगे वाला सेक्टर, सुबह पकड़े और सीधा हम लड़ाई में एंटर हो गए, ठीक है। लड़ाई में एंटर हो गए, वहाँ आर्मी भी थी, BSF की 3-4 बटालियाँ थी, आर्मी की 6-7-8 बटालियाँ, बढ़ते गए। मेरी कमांडो बटालियन थी, हम अपनी लेवल पर इस्लामगढ़ तक पहुँच गए। वहाँ मैं कंपनी, वहाँ भी कंपनी मैंने कमांड की। पूरी लड़ाई 17-16 जनवरी मैंने कंपनी कमांड की, बाद में सीज़ फायर हो गया। अभी आप मेरे से पूछेंगे भाई एक्सपीरियंस क्या होगा, बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे 70-78 सालों में जी 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 बड़ा कुछ देखा मैंने, पॉलिटिक्स देखी, ठीक है, धर्म लोग देखे, बड़ा कुछ किया। मेरे पिताजी ने बचपन में ही हमारी खोपड़ी में एक चीज़ बैठा दी थी कि भाई कभी हराम का पैसा नहीं कमाना, ये निकल जाता है, अपनी किरत करो, मेहनत करके गलत पैसा नहीं कमाना। अगर 65 की लड़ाई में मैं चाहता हूँ तो मैं तो जम्मू का रहने वाला था, गाड़ियाँ भर के सामान भेज सकता था, लोग ले जा रहे थे, मेरे पिताजी ने मना किया। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं इतना सेकुलर माइंडेड आदमी हूँ कि तकरीबन 250-300 कुरान पाक जहाँ से कहीं मुझे मिले वो टप के मैं ट्रंकों में डाल के जम्मू आके दिया। मेरे पिताजी खुश हुए, उन्होंने बांटी, उखड़ी के तलाब बांटी, वो किसी को बांटी, किसी को बांटी। मैंने कहा ये धार्मिक पुस्तक है, मस्जिद ने हमारा क्या बिगाड़ा, कुरान ने क्या बिगाड़ा, गीता जी ने क्या बिगाड़ा, हम लड़ रहे हैं, पागल हैं आपस में। तो मैंने सुई, जिसको बोलते हैं ना, सुई भी कभी गलत घर में नहीं लाई, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में आपको छोटा इंस्टेंस बताता हूँ, जब हमने पेट्रापोल पर अटैक किया तो उनका सब बैंक का माल वहाँ था, ऐसे जैसे होते हैं ना पत्थर पड़े रहते हैं, ऐसे वो पड़ी होती है शरीफियाँ, नोट शोट। मैं नहीं छेड़ा, मैंने नहीं लिया। बाद में मेरे CO पूछते हैं, पीपी कितना कुछ मारा, मैंने सुना, कहता तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू तो बेवकूफ़ है। मैं सर पता नहीं बेवकूफ़ हूँ, ये तो परमात्मा ही जाने, मैंने नहीं लिया। मेरे CO ने 2 अटैचियाँ भरी, बताता हूँ मैं इनके कारनामे। किसकी? गोल्ड की, 50 किलो गोल्ड, 2-3 तोड़े नोटों के पाकिस्तानी, क्योंकि वो बदल जाते थे इधर उधर, ठीक है। एक पेटी पहले छोड़ाया, दूसरी सूबेदार मेजर के हाथ भेजी, जगजीत सिंह उसका नाम, वो आया ही नहीं, वो डिज़र्टर हो गया। वो क्यों आ गया? उसका दिमाग ख़राब है। 25 किलो सोना उसको मिल गया, फूकरान का रहने वाला। उसके सामान कटा दिए। वो कहने लगा जी उसकी बेटी ने लिख के दे दिया, मेरा घर वाला मरवा दिया मेरे CO ने, और उस पर केस चल गया। ये मैं आपको बताता हूँ BSF की कहानी। मेरा CO इतना लुटेरा था, क्या बताऊँ मैं आपको, पटड़ियों तक थे उसने खुड़वाई। सामने बांस होता है ना, बांस बड़े बड़े होते थे, वो कंपनी के जवानों को भेजो वहाँ काट के लाओ, वो भेजता था। मेरी कंपनी के मैंने मना कर दिया, मैं सर 100 गज पर दुश्मन है, मैं अगर बांस काटूंगा तो कोई मर गया तो कौन जिम्मेवार है। मेरी CO से ऐसे हो गई नेचुरली, मैं कह सर ऐसे नहीं कर सकता मैं। वहाँ से जब हम नागौर गए, लड़ाई ख़त्म हुई,
मेरा सीईओ का जवाई मर गया या मर, उसकी पोस्टिंग हो गई। एक और उसका भी बाप पैदा हुआ जो नवा सीईओ आया फौज से, गुप्ता नाम था, सीपी गुप्ता। उसने सोचा बीएसएफ है ही लूट को सूट, वो आया इसीलिए था। आते ही उसने सबसे कमीनी हरकत क्या की, जब टूर किया, आपको पता होगा एयरफोर्स जो फायर करती है उनका खोखा इतना बड़ा होता है पित्तल का, तकरीबन आध पाव के करीब होता है, तो वो पड़े हुए थे टिब्बों पर, क्योंकि फायर किया। उसने जवानों को लेकर 4-5 मन वो खोखे इकट्ठे किए पित्तल के, भिजवाए। फिर पाकिस्तानियों को बड़े बड़े डब्बे होते हैं जिनमें वो गायब कर दिए। ऊँट आते थे उधर से, इधर उधर आ जाते ऊँट, उसने 4-5 आदमी ऐसे रखे थे जो ऊँट लेने, उनकी मोर बदली, आगे जाके बेच दे, उसका पैसा खाना। यानी मैं कंपनी कमांडर था, डायरेक्टली वी आर इफेक्टेड, ही यूज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। कंपनी कमांडर कोऑपरेट करेगा तब भी बात चलेगी, ठीक है ना। अब मेरी पोस्टिंग हुई आगे राजसी नगर पर। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं फौज से गया हुआ था, बीएसएफ तो आपको पता, जब मैं गया था लड़ाई में शामिल हो गया। मेरे पास स्मगलर आया, मैं चैलेंज करता हूँ बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को, बताया, मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैंने इसको लेटर भी लिखा था, जवाब नहीं देते ये मुझे, ये कहते तू था ही नहीं बीएसएफ में। तो मेरे पास आया, मुझे किसी ने कहा जी कोई आपको मिलना चाहता, मिले। बड़ा ऊंचा लंबा 35-36 साल का सलवार कुर्ता। मैं आज आओ खान साहब बैठो, क्या हाल चाल है, चाय पानी मंगाया, चाय। वो फिर क्या हुआ, मैं कहा जी आप सेवा बताइए। कहता आपको पहले कंपनी कमांडर ने बताया नहीं। मैं जी मैं आपकी बात को समझ नहीं सकता, कंपनी कमांडर मुझे क्या बताया वो मैं जानूँ और कंपनी कमांडर जाने, उसने क्या बताना है, वो फौज की चीज़ें हैं। आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं मुझे। ऐसे कुछ नहीं कहा, मैं कहनी कोई नहीं कहा, बस जो फौज की बात। कहता खुल के बात करूँ। मैं क्या आए तो खुल के ही बात करो। कहता देखो जी बात एक है, हम मारे इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, ये हमारा रास्ता है, 15% आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा। मैं क्या मुझे कैसे पता लगेगा तुम 15% दे रहे हो, 20 दे रहे हो। कहता नंबर 2 के काम में हेरा फेरी नहीं होती, ये ईमानदारी का काम है, आपको यहाँ। मैं क्या बड़े जो ऊपर बैठे हैं, कहता उनको छोड़ो, आप उनको हम जाने वो जाने, आप इधर से रोकना नहीं। मैंने उसको कहा भाई आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तान? मैं हिंदुस्तान का। मैं यार आप मेरे बड़े भाई हो, मेरी 27-28 साल उम्र है, आप 35-36 लगते हो। कहता हाँ। मैं कहा यार आपको कभी शर्म नहीं आई ज़िंदगी में कि आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हो और मुझे कह रहे हो? मुझे सिर्फ 800 तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या तनख्वाह दी, कुछ भी नहीं होती। 2 जीपें बाहर लगी हैं, जहाँ निकलता हूँ सलूट बजते हैं, इज़्ज़त देती है नेशन। किस लिए? आप लोगों को रोकने के लिए कि आप लोगों से पैसा खाने के लिए? मैं यार छोड़ो ये काम, ये क्या कर रहे हो, क्यों मुल्क से गद्दारी करते हो? हंस के कहना, कहता सर साहब अब हम नहीं छोड़ सकते। कहता मैं भी आपको दर्द भरी बात बताऊँगा। क्या मैं 11 साल का था, मुझे किडनैप करके ले गए थे, वहाँ से लेकर अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये छोड़ देता हूँ तो मेरी सारी फैमिली ख़त्म। मैं अब नहीं छोड़ सकता, आपकी गोली से ही मरूँ तो अच्छी बात है। मैं कहा फिर इस रास्ते से मत जाओ। कहना रास्ता ये है। मैं कहा तू जा तो मैं रोकूँगा। मैंने 8 ऊँट, ये लिखिए 18 BSF को, 8 ऊँट और केसर बादामों की गिरियाँ पकड़ी और प्रोसीजर के मुताबिक मैंने जमा करा दी। आगे मैं नहीं जान सकता कि मेरे सब इंस्पेक्टर ने कोई हेरा फेरी की हो, मैं नहीं जान सकता, क्योंकि पकड़ते तो छोटे ही हैं ना, वो उधर उधर तब छपा गए हों तो मुझे पता नहीं। और मैंने जमा करा दी। आप यकीन करेंगे सीईओ मेरे से ऐसे हो गया, क्योंकि मैंने एज़ पर प्रोसीजर कि विदिन 24 आवर्स सामान जमा हो जाना चाहिए। सीईओ मेरा 40 किलोमीटर पीछे था, मैंने सामान जमा कराया था, मैंने कौन सा गुनाह किया। सीईओ आया मौके पर, मैंने सलूट मारा, उन्होंने मेरे सलूट का जवाब ही नहीं दिया, इतना मेरे से लग गया। आप समझते मेरी बात? बाद में और उसकी कमीनी हरकतें बताता हूँ मैं कि मैं कितना सफ़र किया हुआ मैंने ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। इस मुल्क के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बच्चा जितना ईमानदार आदमी होगा उतना ही वो सफ़र करेगा। चाहे आप पॉलिटिक्स में ईमानदारी करो, धर्म में करो, नौकरी में करो, चाहे फौज में करो, आप सफ़र ही करेंगे। आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो खाने वाले ज़्यादा हैं, 90% 95%, 4-5% तो वो सफ़र ही करेगा। ठीक है ना। अब मेरी बटालियन आ गई इस्लामगढ़, ये सीईओ आ गया, ऊँट वाले हमारे साथ अटैच होते थे। सबसे बड़ी कमीनी हरकत मैं सीईओ की बताता हूँ।
उसका एक देवेंद्र सिंह होता था ऐसी, जिसके थ्रू को हेरा फेरियाँ करता था। और मेरे पास कई पीपी ऊँट वाले कितने हैं, मैं क्या 12 हैं, पर ऊँट 200 रुपया काट लिया करो। मेरे पास एक ऐसा ऊँट वाला था, उनको 200 रुपया पर डे मिलता था। एक था 300। मैं क्या यार देवेंद्र किस लिए, भाई सी हुआ हुक्म है। मैं क्या हुक्म को जायज़ हुक्म मानेंगे, नाजायज़ नहीं मानेंगे। 200 रुपये वो मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँ भाई क्या काटना है, भाई तुम काट दो, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सब कंपनी कमांडर काट रहे हैं, तुम भी काटो इस महीने से। मैं देवेंद्र सिंह तुम खुद आया करो, आके काट के ले जाया करो, मैं नहीं कहूँगा इनको। कहता तू समझ नहीं रहा किससे बात कर रहा है तू, कि ये किसका आर्डर है सीओ को। मैं कहा बेशक सीओ को गलत आर्डर नहीं मानूंगा मैं नहीं काटूंगा, ठीक है। मैंने नहीं काटा पैसा उससे सीओ मेरा। उसने मुझे इतने मामलों के बीच में फंसाने की कोशिश की। वी वर ओनली 3 सिख जेंटलमैन इन दैट बटालियन 18 बीस। एक सब इंस्पेक्टर धीरे सिंह, एक सूरज सिंह क्लर्क था, एक मैं अफसर था, बाकी राजपूत, महमजन्स, जाट सब ये थे। इसने क्या किया जो सबसे बड़ी कमीनी हरकत, आप सुनिए मेरी बात। मैं एक कत्ल केस हुआ था मेरी कंपनी का, तो झारग्राम में एक जगह है बंगाल में, वो चला गया, उसका कोर्ट मार्शल था हवालदार। पीछे इसने एक पैकेट लिया कस्टम अफसर से, छोटा सा, वो लेके मेरे सीएचएम को दिया। एक सब इंस्पेक्टर, 3-4 जवान विटनेस बनाए मेरे खिलाफ कि ये पीपी सिंह छोड़ गया था। मैं कहाँ बैठा हूँ, झारग्राम में। 1 महीना वहाँ इंक्वायरी चलती रही। जब मैं वापस आया तो दूसरे दिन मेरी सीओ की पेशी, वो डब्बा रखा हुआ, कहता ये आपने रखा था। मैं देख के हैरान है, डब्बे तो वही है। मैं कहा सर मैंने नहीं रखा। क्यों? आपने नहीं रखा तो कैसे आ गया? आपका सीएचएम, आपका फतेह सिंह सब इंस्पेक्टर, वो कह रहे हैं ये पीपी साहब से छोड़ गए थे। मैं कहा सर ये डब्बा मैं साथ नहीं ले जा सकता था, उनके पास क्यों रखा था? खाता तो और भी खाता, ये डब्बा ही क्यों खाता 1 पाउंड का? मुझे नहीं मालूम। उसने मेरी इंक्वायरी बना के डीआईजी तक भेज दी थी। डीआईजी ने भी इंक्वायरी कर दी, सर मेरी पेशी होनी थी। उन्हें रिकमेंड कर दिया कि इन्हें आप, मैं सीओ से क्या टक्कर ले सकता हूँ, मेरी कौन मदद करेगा आप बताइए? कोई सीओ के ख़िलाफ़ जाएगा? 2IC था बड़ा दलेर राजपूत। मैं सर आप किस काम के राजपूत हो? वो कहता यार पीपी मेरे प्रमोशन है, एक एसी ख़राब कर गया तो मेरा फ्यूचर तबाह हो गया, क्या करूँ मैं पता तूने नहीं कुछ किया। फिर जब कुछ सहारा नहीं रहता ना, उस वक्त फिर भगवान ही रह जाता है। आप समझे, 6 महीने में सोया नहीं। फिर मेरी इंक्वायरी हुई जोधपुर में आईजी के पास। अब उसको भी रिकमेंड करके भेज दिया डीआईजी ने कि हाँ ये चीज़ सच्ची है। अब उसने फाइनल डिसीजन देना था, मुझे सज़ा हो जानी थी। आप समझे मेरी बात? तो आईजी के पास पंजाबी था, वो कहते ऐसा क्यों किया आपने यार फौजी? मैं सर मैंने नहीं किया, ये सारा तुम्हारे खिलाफ है। मैं सर क्या कर सकता हूँ, मैं सीओ से क्या कर सकता हूँ? वो जितनी मर्जी मेरे खिलाफ विटनेस कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो जब मेरी इंक्वायरी ख़त्म हुई, मैं सुबह आपको देखो, आप एक चीज़ नोट कर लो, आप बच्चे हो मेरे, जब कभी कोई मुसीबत बनी ना, कभी रिश्तेदार या किसी का मत सोचने को वो मेरी मदद करेगा, सीधा भगवान की कुवत में चले जाओ, उसको मानो। जब दिल से निकलेगी ना आवाज़, प्रत्यक्ष होकर सामने आएगा। मैं सवेरे 3 बजे गुरुद्वारे में गया जोधपुर में, अब गुरुद्वारा बंद था। 4 बजे भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब 11 बजे मेरी अरदास करो। मैंने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया हो तो मुझे दुख नहीं है, आप अरदास करो। अरदास किया, वहाँ पर वाक निकला कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। भाई जिसके सिर ऊपर स्वामी होगा वो कैसे दुख पाएगा। वहाँ से गाड़ी पकड़ी जैसलमेर। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, कि दूर की बात नहीं है। मैं जब जैसलमेर पहुँचा, ये रहती है मेरे पास ही सरदारनी, हम उसको हम बेबी बुलाते हैं। उसका घर वाले के पास क्रशर है, ये 100 गज पर है। वो अपने फुफ्फड़ जी के पास गई थी, उसके पिताजी सुपरिटेंडेंट जेल थे जसवंत सिंह। समझा मेरी बात? रिश्तेदारी थी। मैंने देखा ये जैसलमेर ये क्या कर रही है, इसका क्या काम है यहाँ पर? मैंने देखा, पहचान वो भी गई मुझे। मैं आप बेबी हैं? कहते हैं। मैं क्या आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहते मेरे फुफ्फड़ जी कस्टम अफसर लगे हुए हैं। देखो भगवान का रंग, भगवान का रंग देखो। सुबह अरदास की, शाम को क्या हो जाता है। मैं क्या आपके फुफ्फड़ जी कस्टम अफसर हैं? कहाँ? कहता वो आदमी को चढ़ाने के अभी आएंगे। वो कस्टम अफसर जसवंत सिंह नाम था, मेरे चाचा जी का क्लास फेलो सरदार स्वर्ण सिंह का। सारे ख़ानदान को जानता, मिला मुझे। वो मेरे वतन की बूटी कहाँ से आ गई। बड़ा प्यार वाला सरदार था। शाम को नहीं जाने दूंगा, मैं कब चाहता था मैं जाऊँ। मुझे शुक्र है कस्टम अफसर मिला कोई।
शाम को बैठे पूछे, मैंने कहा जी एक बात पूछूं, ये वो एरिया जो है, कहता ये सारा मेरे पास है, जैसलमेर बाड़मेर। मैं कहा जी आपको जुलाई के महीने में 8 ऊँट, ठीक है, केसर बादामों की गिरियाँ केसर भेजा था, कहता आपने पकड़ा था? मैं कहते यार कैसी गलती की आपने। मैं कहा क्या हुआ? वो यार अप्रॉक्सीमेटली लफ्ज़ तो लिख देता, तूने नहीं खाया हम तो खा लेते, ये उसका लफ्ज़ थे। मैं कहा यार मैंने नहीं। मैं कहा जी आप खाने की बात कर रहे हो, मैं फंसा पड़ा हूँ 6 महीने से इस चक्कर में। कहता आपको क्या हुआ? मैं कहा एक डब्बा कहीं पता नहीं सीओ कहाँ से लाया, मुझे फंसा के रखा। कहता वो गंजू सीओ गुप्ता कहाँ? मैं कहा मैंने दिया था उसको 5-6 आदमियों के सामने, अपने भी उसके भी। कहता चलो आईजी को टेलीफोन करता हूँ मैं, देखो भगवान के, आप याद रखना भगवान पर कभी फेथ मत छोड़ना, दुख हो अंदर से बोलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा।